हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उसी टॉपिक को पुनः लेकर आए हैं। पिछली वीडियो मेरी थी कि समस्याएं आ कहां से रही हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। उसी वीडियो के आगे का भाग मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसकी लिंक, और वहां जाकर उसको देख लें, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे ये वीडियो थोड़ी अधूरी सी लगेगी। लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घर में हैं और उम्मीद है कि आप भी घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। सारी बातों को करते हुए हम ये बात कर रहे थे कि सरकार कहाँ एक बड़े तबके की अनदेखी कर रही है। एक बड़े तबके की क्यों अनदेखी कर रही है सरकार? मैंने पिछली वीडियो में बताई उस गधे के बारे में जो गधा टंकी पर चढ़ गया है। प्रश्न ये है, अब उसको उतरना कैसे है, उतारेंगे कैसे हम, उसके बारे में हमें सोचना होगा। माहौल ये हो गया है कि जब अलमारी खोलने जाइए कपड़े निकालने के लिए तो सारे कपड़े, पैंट, शर्ट, कोट पूछती हैं कि क्या साहब रोजगार हो गए क्या? बड़ी ही विडंबना है देश में इस समय। लॉकडाउन में हम ही नहीं, 200 से ज़्यादा देश लॉकडाउन में हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आपको और कुछ जानना है लॉ से संबंधित बात या फिर और कुछ। इस समय मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और दिन भर नेट पर केवल उन न्यूज़ों के सत्यापन के बारे में, कहां तक वो न्यूज़ सही है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसे चेक करता हूं। दिन भर मेरा यही काम है और दिन भर ऐसे मेरा बीत जाता है। इसलिए मुझे सही जानकारी हो जाती है सारे न्यूज़ के बारे में कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ सही है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी जहां आप चाहें। अगर आप ट्विटर चला रहे हैं तो ट्विटर सही जगह है, सबसे बड़ी साइट है सोशल मीडिया की। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो करें या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिवक्ता होने के नाते मैं कानून के अलावा समाज की समस्याओं पर भी विचार करता हूं और विचार को लेकर आता हूं आपके सामने, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए और सही दिशा दिया जाए। बड़े तबकों के समस्याओं की बात मैं कर रहा था। वो बड़ा तबका जहां अभी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, और एक वो तबका जिनके पास पर्सनल जेट विमान है। वे लोग, बड़े तबके के लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग जो ज़मीनी हकीकत को नहीं जानते, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसी बारे में मैं बात कर रहा था। आजकल प्रचलन में चल रहा है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग न्यायालय की, और तमाम चीज़ें जो है नेट पर उपलब्ध हो रही हैं। क्लासें नेट पर चलेंगी अब, ऐसा सरकार की योजना है। और न्यायालय में भी ई फाइलिंगों की व्यवस्था की गई है, तो ई फाइल दाखिल होगी, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फाइलों पर सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर भी रहा है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये सुविधाएं केवल 3% से 7% समाज के लोग ही इन सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम है। सभी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और सभी लोगों को टाइप करना नहीं आता कंप्यूटर पे। तो ये बड़ी वजह होगी कि हम समाज की दौड़ से एक तबका बहुत पीछे चला जाएगा अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो। कोविड-19 के बारे में बात करें तो कोविड-19 से संबंधित जिन दवाओं की बात की जा रही है, उनमें हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक दवाओं की बात की जा रही है। आयुर्वेद जो हम भारतीयों का मूल है, जो पहले जो व्यवस्था थी हमारे के यहाँ दवाइयों की, जिससे वैद्य वगैरह ठीक किया करते थे लोगों को, उस व्यवस्था के बारे में आज आयुर्वेदिक के बारे में बात हो रही है कि सुबह उठकर हमें योगासन करना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी, गर्म पानी से नमक डालकर गरारा करना चाहिए, ये सब। तो निश्चित रूप से प्रकृति ने कहा कि कहीं ना कहीं हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, अपने पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल वगैरह तो आप देखते होंगे कि प्रकृति कितनी शुद्ध होती जा रही है, नदियाँ शुद्ध होती जा रही हैं,
प्रकृति में 200-300 किलोमीटर तक जो पहाड़ दिखाई नहीं पड़ते थे वो अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रकृति साफ होती जा रही है, ये हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को क्लीन कर रही है प्रकृति। ये अवसर है सही समानताओं का। इस समय बहुत सारे लोग घरों में हैं। घरों में बंद होने वालों में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग घरों में बंद हैं जो बहुत डरे हुए हैं, एक वो लोग घरों में बंद हैं जो कम डरे हुए हैं पर सरकार की कहने की वजह से अंदर हैं, और एक वो लोग हैं जो घरों में रहकर कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप इनमें से कौन है ये आप डिसाइड करिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इन्वॉल्व करने की, समाज में, समाज के बारे में सोचने की, समाज को सही दिशा निर्देश देने की, और सभी के विचारों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा और सांसदों द्वारा भी मांगा जा रहा है कि आप अपने विचार बताइए। तो आप अपने विचार देश के हित के लिए बता सकते हैं। अगर हम बात करें उस बड़े तबके की, तो बहुत लोगों के पास, मैंने बताया कि पीने के लिए पानी नहीं है, घर नहीं है और 2 जून की रोटी नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पढ़ाई, ये सब हो पाना बहुत ही असंभव सा लगता है मुझे। इन सब के लिए उत्तम क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए, जो कि जहां अभी लोग शुद्ध पानी नहीं पा रहे हैं, लगभग हर घर में आरओ नहीं है, हर घर क्या, बहुत से घरों में आरओ जैसी सुविधा नहीं है ताकि शुद्ध पानी पी सकें। अच्छी क्वालिटी के नेट पैक नहीं आते, नेट धीरे चलता है, तो उसके लिए हमें अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत होगी जो हैंग ना करे और वायरस से विमुक्त रहे। क्वालिटी प्रोडक्ट लैपटॉप की ज़रूरत होगी, फर्स्ट क्लास के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। अभी मोबाइलों में हम इतने वो हैं कि मोबाइल में सही से नेट नहीं चलता है, वीडियो कॉलिंग करिए तो रुक रुक के आवाज़ आती है। तो ऐसी दशा में हम गांव से ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती। सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए, ये व्यवस्था उत्तम क्वालिटी की ये व्यवस्था दे, उसके बाद बात करें ई फाइलिंग वगैरह की तो बात समझ में आता है। अचानक ही इसको जनता के ऊपर लाद देना ये सही नहीं है। एडवोकेसी में जहां मैं हूं वहां मैं बात करना चाहूँगा कि अगर एडवोकेसी में इसको लागू किया जाता है तो केवल 3% वकील ही वकालत कर पाएंगे, बाकी और वकील वकालत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और आदमी ऐसे लोग के पास बैठना चाहता है जिससे अपनी बात कह सके। और आप देखेंगे कि अगर आप लोअर क्लास के हैं तो आपके सारे फ्रेंड लोअर क्लास के होंगे, अपर के हैं तो सारे फ्रेंड अपर क्लास के होंगे, कोई लोअर क्लास का नहीं होगा। तो जो हमारा क्लाइंट है, जो मुवक्किल है हमारा, वो ऐसे वकील को ढूंढना चाहता है जो उसके समकक्ष हो, जिससे वो अपनी बात कह सके। तो ढेर सारे वकील इससे कट जाएंगे और वकालत नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे बहुत सारी परेशानियां हैं। देखिए, एक चीज़ और जानने के प्रयास करेंगे हम कि न्यायालय में प्रस्तुत होना या कॉलेज जाना बच्चों का, या एक साथ एकत्रित होकर कोई बात करना, वो केवल जो है बात करना ही काफ़ी नहीं है। उससे हम संस्कार सीखते हैं, उससे हम ड्रेस कोड का पालन करते हैं। ये सब चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नहीं हो पाएंगी। हमारे बॉलीवुड के अभिनेता परसों अभी जो है एक्सपायर कर गए, नरसों भी एक एक्सपायर कर गए। हमने देखा कल जहां लाखों के फैंस हैं उनके, खुद मुंबई में, वहां केवल 20 लोगों ने मिलकर संस्कार किया। और वहां जितने लोग उनके नात रिश्तेदार थे, वे जो वहां शामिल थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और रिश्तेदारों को दिखाया। वो वहां शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और रिश्तेदार जो उनके नहीं पहुंच पाए वहां। तो ये एक प्रचलन तो लॉकडाउन ने, या ये कहिए कि कोविड-19 ने जीने का स्तर ही बदल दिया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो। 30 जून तक सभी सामाजिक कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है, तो निश्चित रूप से शादियां नहीं हो पाएंगी, और जो होंगी उसमें बहुत कम लोग शामिल होंगे। किसी का अंतिम संस्कार में नहीं लोग शामिल हो पाएंगे, उनके कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे। तो कार्यक्रम जो लोग इकट्ठा होते थे, जन्म मृत्यु, ये सबको कोविड-19 बदल के जाएगा, ऐसा मुझे
लगता है और हम लोगों को बदल जाना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, क्योंकि जीवन सुरक्षित रहे हम तभी कुछ कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह अगर हम आमने सामने ना हुए तो किस तरह से संस्कार खत्म हो जाएंगे, किस तरह से ड्रेस कोड खत्म हो जाएंगे। और सबसे लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे लिए कोई कानून बनता है तो हमसे पूछ कर नहीं बनता, उसको बड़े लोग वहीं बैठकर संसद में बना लेते हैं। ये एक समस्या है। हमारे यहाँ 2 बड़ी संस्थाएं हैं जिनके संरक्षण में हम रहते हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वकीलों के लिए जब भी कोई कानून बनता है तो ये बार से, किसी बार से ये लोग नहीं पूछते कि आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, बस वहीं बैठे बैठे हमारे लिए कानून बना देते हैं, जिसको पालन करने में हमको बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो अगर हमसे पूछ के कानून बनाया जाए तो हो सकता है उसका हम सही कंप्लायंस कर सके। तो जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है और ऊपर बैठे लोगों को ये सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, तब खुशी से उसका पालन जनता करेगी। किसी को भी, जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जिनको हम वहाँ तक लेकर गए हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो हमारे बीच आए और हमसे जानने का प्रयास करें कि हमें चाहिए क्या और वो चीज़ें हमको उपलब्ध कराएं जो हमें चाहिए। तब देखिए कितनी तेज़ी से देश तरक्की करता है। और बिना इसके ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोप देना, किसी कानून को थोप देना, ये आप देख रहे हैं कैसे लोग पैदल चले आ रहे हैं घर अपने 2-2, 300 किलोमीटर तक। ये केवल ज़बरदस्ती उन पर थोप दिया गया, इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए अगर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई होती तो ऐसा ना होता। दूसरी चीज़, इस समय कोई गाड़ी, कार, मोटर ये सब नहीं खरीद रहा। इस समय जनता को आप देख रहे हैं किसी लिए अगर दौड़ रही है तो वो राशन के लिए दौड़ रही है, जो हमारे किसान भाइयों द्वारा पैदा किया था। कृषि प्रधान देश है भारत। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस मोबाइल को हम यूज़ करते हैं, कंपनियां डिसाइड करती हैं वो कितने का मिलेगा, या हर चीज़ जो निर्माण करती है कोई भी कंपनी, उसका रेट वो तय करती है। मगर यहाँ किसानों का रेट सरकार तय करती है। 19 रुपये 25 पैसा रेट गेहूं का तय किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सही रेट किसान को मिल नहीं पा रहा है। बीच में बिचौलिए किसान का हक मार रहे हैं, वो 19-25 ही नहीं मिल रहा है, बीच में ही 14, 15, 16 तक गेहूं खरीद लिए जा रहे हैं। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा। अगर सही से आप जोड़ेंगे लागत मूल्य, किसान का वो छोटा बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, पूरा परिवार खेत में काम करता है, किसान का क्या कीमत आंकेंगे या क्या दिहाड़ी आप आंकेंगे, क्या दिनचर्या की क्या कीमत उस बच्चे की आंकेंगे 5 साल का, जो खेत में अपने पिता के लिए पानी लेकर जाता है। या तो इस तरह किसान पूरी तरह से काम करता है खेत में, और किसान की ढेर सारी समस्याएं हैं। और जब तक हम इसको ध्यान नहीं देंगे, हमारी सरकारें ध्यान नहीं देंगी, तब तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। मैं सबसे बड़े लोगों से और जो इस लायक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निचले तबके को ध्यान दें, उन्हें क्या चाहिए ये समझकर उनके लिए व्यवस्था करें। आप सभी इस लायक हैं कि लोगों की मदद कर सकें। अपने पास पड़ोस में देखिए, जो आपकी मदद लायक हो उसकी मदद करिए, और ये अपेक्षा न करिए कि आने वाले दिनों में वो आपकी मदद का बदला चुका देगा। इस अपेक्षा के साथ किसी की मदद इस समय ना करें। और हम सभी का दायित्व है कि हम सब स्वस्थ रहें, तभी आगे जो है एक उज्जवल भारत का निर्माण कर पाएंगे। बहुत हद तक हम सफल भी हैं इसमें। आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत ही कठिन हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो देखिए फिर लॉकडाउन बढ़ता है, किस हिसाब से खुलता है, ये सरकार की रणनीति है, उसके हिसाब से हमको काम करना होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ घरों में बने रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ लीगल की, कानून की वीडियो लेकर मैं जल्द ही हाजिर हूँगा आपके बीच। जय हिंद, जय भारत।